नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। हम पढ़ रहे थे विशेषण का टॉपिक। हमने विशेषण में सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण पढ़ दिया था, अंतिम भेद था अपना। और इसमें हमने ये पढ़ा था, यदि कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जैसे वह राम, जैसे वह लड़का ईमानदार है। वह यानी लड़के से पहले क्या है? लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आ रहा है? सर्वनाम आ रहा है। और यह जो सर्वनाम है वह इस लड़के की विशेषता बता रहा है, यानी इस पर निर्भर कर रहा है, और इसलिए यह वह शब्द है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, और इससे पहले यह सर्वनाम आ रहा है, और यह क्या है? विशेषण की भूमिका निभा रहा है, इसलिए ये क्या है? यह क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। अब हम पढ़ेंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के भेद। देखो, सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण के भेद। अब संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो भेद होगा वो कौन सा होगा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। पहला भेद है वो कौन सा है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, इसके भी हम और भेद कर सकते हैं। और दूसरा जो भेद होगा वो होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा जो भेद होता है वो कौन सा होता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ये दो भेद होते हैं, और इनके भी आगे जो भेद हैं वो उपभेद बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कौन सा है? एक है, इनके जो भेद हैं वो क्या? उपभेद जिसे कह सकते हैं हम, उपभेद। उपभेद कौन से होंगे? जैसे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। और दूसरा जो भेद होगा वो अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण होगा। अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। और जो तीसरा जो भेद होगा वो कौन सा होगा? पर्सनवाचक पर्सनवाचक सार्वनामिक विशेषण। पर्सनवाचक सार्वनामिक विशेषण। और जो चौथा भेद है वो होता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये क्या होते हैं? चार उपभेद होते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के दो ही भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक और यौगिक के उपभेद भी होते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पर्सनवाचक और संबंधवाचक। अब इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इनका जो विस्तृत अध्ययन है वो कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण का विस्तृत अध्ययन। देखो, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब देखो इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी वो जानते हैं। किसी संज्ञा, जब कोई सर्वनाम अपने
मूल रूप, अपने मूल रूप में किसी संज्ञा से पहले, किसी संज्ञा से पहले, किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषताओं को बताता है, उसकी विशेषताओं को बताता है, तो उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब कोई भी सर्वनाम है वो अपने मूल रूप में है, किसमें, मूल रूप में आए और किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषताओं को बताते हैं, तो उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे यह पुस्तक बहुत ही अच्छा है, यह पुस्तक बहुत ही अच्छी है। दूसरा और उदाहरण देखो, वह लड़का ईमानदार है। अब देखिए यह और वह क्या है, मूल सर्वनाम में आ रहे हैं, और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा की। और संज्ञा की विशेषता क्या है, यह वह और ईमानदार बहुत ही अच्छे। इस कारण ये कौन सा सर्वनाम होगा, मौलिक सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक, यानी सर्वनाम जो अपने मूल रूप में आ रहे हैं, इसलिए वो संज्ञा से पहले भी आ रहे हैं और विशेषताओं को बता रहे हैं, तो वो कौन सा सर्वनाम होगा, मौलिक सर्वनाम होगा। यानी इसे क्या कहेंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला भेद है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा जो भेद है वो कौन सा होगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है उसकी बात करें हम, तो देखो यदि किसी सर्वनाम में कोई प्रत्यय या अन्य शब्द जुड़कर या जुड़ जाए तथा वह किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताए, तो उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, यानी इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहा है कोई भी सर्वनाम है, ठीक, वो किसी प्रत्यय या अन्य शब्द से जुड़ जाए या जुड़कर वह किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो और उसकी विशेषता बताए, तो उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी सर्वनाम के साथ कोई प्रत्यय या अन्य शब्द जुड़ जाए या जुड़कर किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है और उसकी विशेषता बताता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे यही पुस्तक अच्छी है, यही पुस्तक अच्छी है। ठीक,
एक उदाहरण की देखिए। दूसरा है कुछ एक लोग वहां है। अब देखिए यहां पर क्या है, यही यानी सर्वनाम क्या था, यह है, और इसमें क्या जोड़ा गया है, ई प्रत्यय जोड़ा गया। कुछ एक यानी सर्वनाम तो क्या है, कुछ, और इसमें क्या सब जोड़ा गया है, एक जोड़ा गया है। इसलिए ये कौन से सार्वनामिक विशेषण हो गए, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गए। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण और मौलिक सार्वनामिक विशेषण में अंतर इतना ही है। यौगिक में तो क्या होता है, कोई सर्वनाम के साथ शब्द या प्रत्यय जुड़ जाएगा, और मौलिक सर्वनाम है वो मूल रूप से आते हैं, इसलिए उसे मौलिक सर्वनाम कहा गया है। और यौगिक में अगर कोई प्रत्यय या शब्द सर्वनाम के साथ जुड़कर आता है और संज्ञा शब्द से पहले अगर उसकी विशेषता बता रहा है तो वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। अब हम बात करेंगे मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण के जो भेद हमने पढ़े थे, उपभेद, उनकी बात करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं और उनका क्या महत्व है, उनकी बात करते हैं। तो देखो, मौलिक और सार्वनामिक विशेषण के उपभेद, मौलिक व यौगिक सार्वनामिक विशेषण के भेद, मौलिक व यौगिक सार्वनामिक विशेषण के भेद हम पढ़ेंगे, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनमें पहला जो भेद है वो कौन सा है, देखो पहला भेद था अपना निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए इसमें क्या होता है, निश्चयवाचक या सार्वनामिक विशेषण है, इसमें केवल और केवल निश्चित होगा, निश्चय की बात की जाएगी। जैसे परिभाषा देखिए, जब किसी संज्ञा से पूर्व कोई निश्चयवाचक सर्वनाम आए तो वह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। अब देखिए सर्वनामिक विशेषण है वो बना किससे, सर्वनाम से बना है, और हमें क्या दिया गया, निश्चयवाचक यानी जितने भी निश्चयवाचक सर्वनाम है वो संज्ञा से पहले आ रहे हैं। हमने सर्वनाम की परिभाषा क्या पढ़ी थी, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले, ठीक। और विशेषण की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, इसलिए वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। और यहाँ पर जो विशेषण की बात हम कर रहे हैं तो वो क्या करें, यदि जब किसी संज्ञा से पूर्व कोई निश्चयवाचक सर्वनाम आए तो वह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। क्यों होता है वो सार्वनामिक विशेषण, इसलिए होता है कि निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है वो संज्ञा से पहले आ रहा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए उसे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। जैसे उदाहरण, जैसे हम पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, कौन कौन से होते हैं, यह होता है, ये होता है, वह होता है, वे होते हैं, हाँ, और उस और उन, ये क्या है, सर्वनाम है। और कौन से सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, और निश्चयवाचक सर्वनाम है और ये संज्ञा से पहले आ रहे हैं। ये क्या आ रहे हैं, संज्ञा से पहले आ रहे हैं, इसलिए ये कौन से सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक, दूसरा भेद हम पढ़ेंगे अब। दूसरा भेद था अपना अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के बारे में हमें पढ़ेंगे।
अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? इसमें क्या होता है, यदि किसी संज्ञा शब्द से पहले कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द आए तो वह अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें यह है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण पढ़ रहे हैं और ये क्या, संज्ञा शब्द से पहले कोई भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम से बताए तो वह क्या होगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक। अब हमें इसमें और क्या ध्यान रखना है, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते कौन कौन से हैं वो देखो पहले। जैसे कोई कुछ किसी, ये क्या है, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और ये किससे पहले आ जाए, संज्ञा से पहले आ जाए तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण होगा कोई व्यक्ति आ रहा है। अब देखिए व्यक्ति क्या है, संज्ञा शब्द, और संज्ञा शब्द से पहले क्या है, सर्वनाम शब्द आ रहा है और ये सर्वनाम शब्द आ रहा है तो ये व्यक्ति से पहले यानी संज्ञा से पहले आ गया तो इसे क्या माना गया है, इसे विशेषण माना गया। और विशेषण माना गया तो ये विशेषण का कौन सा भेद होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। और सार्वनामिक में भी हमें अगर पूछा जाए तो ये मौलिक में होगा और मौलिक में भी पूछा जाए तो किस में होगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में होगा, ठीक। ये दो भेद हमने पढ़ लिए। अब इसका तीसरा भेद है वो हमें पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा भेद था अपना पर्सनवाचक सार्वनामिक विशेषण। पर्सनवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, परिभाषा इसकी, यदि कोई पर्सनवाचक सर्वनाम, यदि कोई पर्सनवाचक सर्वनाम शब्द किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है तो वह पर्सनवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। पर्सनवाचक विशेषण सबको सर्वनाम पता है, कौन कौन से हो सकते हैं, क्या, कौन, कैसे, कब, ये सारे किस में आते हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम में आते हैं। और यही शब्द है वो किसकी विशेषता बताए, किसी भी शब्द की विशेषता बता रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, पर्सनवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, ठीक। अब यहां पर विस्मयादिबोधक अव्यय जरूर है लेकिन हमें यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या शब्द क्या है, तो यहाँ पर विशेषण शब्द, बात की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया, पर्सनवाचक विशेषण कहा गया है। अब देखिए अगला जो भेद है अपना अंतिम, वो है संबंधवाचक विशेषण। चौथा भेद था संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसकी परिभाषा देखिए,
यदि कोई सर्वनाम, यदि कोई सर्वनाम दो वस्तुओं, दो वस्तुओं, क्रियाओं, दो वस्तुओं क्रियाओं में संबंध बताते हुए, संबंध बताते हुए, संबंध बताते हुए उसकी विशेषता बताए, उसकी विशेषता को प्रकट करे या बताए करे तो उसे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए लाठी और भैंस में संबंध क्या बता रहा है, जिसकी और उससे की बताया जा रहा है, और इन दोनों की संबंध बताते हुए इनकी विशेषता बताई जा रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, सॉरी कौन सा विशेषण होगा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। ये था हमारा सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण यानी मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण के चार भेद थे, वो चारों हमने पढ़ लिए। अब हम जो पढ़ेंगे वो विशेषण के रूप पढ़ेंगे, कितने रूप होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं उन्हीं की बात हमें करेंगे। हमें अब पढ़ेंगे विशेषण के रूप, कितने रूप होते हैं उनकी बात हमें करेंगे। तो विशेषण के रूप, अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, विशेषण के रूप। भेद हमने पढ़ लिए, पांचों भेद पढ़ लिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और व्यक्तिवाचक सार्वनामिक विशेषण हमने पढ़ लिए। अब विशेषण के रूप, विशेषण के रूप कितने होते हैं उनकी बात करते हैं। विशेषण के रूप, विशेषण के रूप कितने होते हैं, विशेषण के तीन रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, तीन रूप होते हैं। विशेषण के तीन रूप होते हैं, और कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला जो रूप होता है वो होता है सामान्य या उद्देश्य, सामान्य या उद्देश्य विशेषण। दूसरा होता है विधेय विशेषण, और तीसरा जो भेद होगा वो कौन सा होगा, वो होगा प्रतिविशेषण। प्रतिविशेषण जिसे हम प्रविशेषण भी कहते हैं, जिसे हम अंतर विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं तीन रूप। प्रविशेषण प्रतिविशेषण के बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुका है। अब देखिए हम सबसे पहले सामान्य विशेषण के बारे में जानते हैं, कौन कौन से होते हैं। सामान्य विशेषण क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो देखो पहला जो रूप है वो कौन सा था अपना, सामान्य या उद्देश्य विशेषण। सामान्य या उद्देश्य विशेषण कौन सा है, देखिए जब कोई विशेषण किसी संज्ञा से पहले, किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताता है, तो उसे
सामान्य या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक, सामान्य या उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई विशेषण किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी क्या बताए, विशेषता बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य या उद्देश्य विशेषण। यानी सामान्य सी बात है, किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, उसे सामान्य विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है, यह नीला कपड़ा है, यह नीला कपड़ा है, यह काली गाय है। अब ये जो शब्द है ना, ये सामान्य विशेषण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये सामान्य विशेषण के उदाहरण है, इसलिए इसे क्या कहा गया? सामान्य विशेषण। क्यों कहा गया? क्योंकि संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहे और इसकी संज्ञा शब्द की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्या सामान्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण हमें कह सकते हैं। अगला जो भेद है वो पढ़ते हैं हम, विधेय विशेषण। कौन सा है? विधेय विशेषण। दूसरा जो भेद होगा अपना वो होगा विधेय विशेषण। और विधेय विशेषण में क्या होता है? जब कोई विशेषण संज्ञा के बाद प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताता है, तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि कोई भी विशेषण है वो क्या है? संज्ञा के बाद प्रयुक्त हो और उसकी विशेषता बताए, तो उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। यानी सामान्य विशेषण में संज्ञा से पहले आएगा और विधेय विशेषण में क्या होता है? संज्ञा के बाद आता है, तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझे, हम वही उदाहरण लेंगे जो पहले हमने पढ़ा था। वो उदाहरण क्या था? वो उदाहरण ये था कि यह कपड़ा नीला है, और उसमें हमने क्या पढ़ा था? यह नीला कपड़ा है, यानी कपड़ा शब्द था, उससे पहले विशेषण आया था, और यहां पर क्या है? कपड़ा शब्द के बाद विशेषण आ रहा है, तो यहां पर कौन सा विशेषण होगा? विधेय विशेषण होगा। दूसरा उदाहरण और देखिए, यह गाय काली है। यानी ये जो दोनों शब्द हैं ये कब आ रहे थे? पहले संज्ञा सबसे पहले आ रहे थे, इसलिए इसे क्या कहा गया था? सामान्य विशेषण। अब ये संज्ञा के बाद में आ रहे हैं, इसे क्या कहा गया? विधेय विशेषण कहा गया है। और इसी कारण इसे विधेय विशेषण कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा के बाद में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ये विधेय विशेषण है। अगला जो भेद होगा वो होगा प्रविशेषण। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जिसे कह सकते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है। सबसे पहले ये कक्षा 10 की जो एग्जाम थी उसमें पूछा गया था कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, उसके बाद में इसको जाना गया, इसका शोध किया गया। तो देखिए, जो अगला भेद था अपना वो कौन सा था? तीसरा भेद, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्रतिविशेषण कह सकते हैं। इसे हम प्रविशेषण भी कह सकते हैं, इसे हम अंतर विशेषण भी कह सकते हैं। अब कहते क्यों है ये बात हम जानेंगे। देखो परिभाषा, देखो इसकी परिभाषा है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, तो उसे प्रतिविशेषण, उसे प्रविशेषण
उसे अंतर विशेषण कहते हैं। यानी वे शब्द विशेषण की भी विशेषता बताई। यानी यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वो क्या बताएं, विशेषण शब्द की भी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। उसे प्रविशेषण या प्रतिविशेषण, अंतर विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, राम बहुत ईमानदार है। ठीक, यह कपड़ा गहरा नीला है। गहरा नीला है। अब देखिए इसमें क्या है, जो विशेषण है वो विशेषण कौन सा शब्द है, ईमानदार है। और ईमानदार की विशेषता क्या कि वह बहुत है। यानी विशेषण की भी विशेषता कि वो बहुत है। नीला विशेषण शब्द है और विशेषण की विशेषता क्या है, वो गहरा है। इसलिए वो क्या हो गया, प्रविशेषण या प्रतिविशेषण, या उसे क्या कहा गया है, अंतर विशेषण कहा गया। ये था विशेषण के तीन रूप। विशेषण के तीन रूप पढ़ लिए थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, बाकी आज तक पूछा नहीं गया। प्रविशेषण, प्रतिविशेषण, अंतर विशेषण के बारे में पूछा गया। सबसे पहले जो प्रश्न आया था वो कक्षा 10 में आया था, प्रविशेषण किसे कहते हैं। उस समय सब्जेक्टिव प्रश्न आया था, उसमें पूछा गया था। तब तक किसी को भी पता नहीं था कि प्रविशेषण क्या होता था। उसके बाद इस पर शोध किया गया, इसको समझा गया, फिर इसकी परिभाषा निकली कि वे शब्द जो विशेषण की ही विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, उसे क्या कहते हैं, हमें प्रविशेषण कहते हैं। ये तीन रूप थे। अगला जो वीडियो होगा वो होगा अपना विशेषण की अवस्थाओं पर। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।